माय डियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट हम समझ चुके हैं जहाँ पे हमने कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स के बारे में समझा है और ये जाना है कि इनकम ही एक टोटल क्राइटेरिया नहीं है, सोल क्राइटेरिया नहीं है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन आके खड़ा होता है वो ये होता है कि हम फिर क्या ऐसा क्राइटेरिया ले जिससे हम डेवलपमेंट को प्रॉपरली डिफाइन कर सके, या हम ये जाने कि भाई क्यों, किस बेसिस पे कंट्रीज को डेवलप्ड या डेवलपिंग कहा जाता है। राइट, आप ये देखिए यहाँ पे आपका कुछ जो बुक का थ्योरी पार्ट है उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिए हैं। Why few countries are termed as developed and developing? While comparing, it is important to have clear cut criteria। आप देखो, एक क्लियर कट क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पिछले जो टॉपिक किया था उसमें क्या समझा कि हर इंसान अपने हिसाब से डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। अगर मेरे घर में रोज पानी की दिक्कत है तो रोज मुझे एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ पानी, वो मेरे लिए डेवलपमेंट होगा। जबकि आप शहर में अगर किसी और से बात करें जिसके घर में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहेगा हमारी सिटी में स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, वो उसका डेवलपमेंट का क्राइटेरिया रहेगा। तो हम ऐसे कौन से क्राइटेरिया को लेकर चले जिससे हम डेवलपमेंट को प्रॉपरली डिफाइन कर सके। अब देखिए, स्कूल में ही आपकी क्लास में जब आपने कोई कंपटीशन करवाना होता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं ना, आर्ट कंपटीशन है, तो वहां आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई जो बच्चे डिबेट में अच्छे हैं वो अपना नाम आर्ट के लिए ले लो। राइट, हो सकता है कि आपकी क्लास का जो सबसे स्टूडियस बच्चा हो सकता है कि वो सबसे ज्यादा अनफ्रेंडली भी हो सकता है, क्योंकि एक इंसान के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हो सकता है यू आर गुड इन डांसिंग, यू आर गुड इन सिंगिंग एज वेल, लेकिन अगर डिबेट कंपटीशन की बात आए तो आप डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे, आप सिंगिंग और डांसिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्योंकि एक इंसान के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्राइटेरिया नहीं बना सकते। तो हम किसी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया को लेते हैं और उसके बेसिस पे हम डिटर्मिन करेंगे कि ये इंसान पर्टिकुलरली किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। राइट, दो बच्चे हैं, ए है और बी है। ए बच्चा जो है वो सिंगिंग भी अच्छी करता है, डांसिंग भी अच्छी करता है, पेंटिंग भी अच्छी करता है, डिबेट भी अच्छा करता है, लेकिन वो क्लास में बच्चा एवरेज है। क्लियर? तो अब अगर एक क्विज कंपटीशन के लिए जाना है तो वो सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट का हम क्राइटेरिया नहीं लेंगे। यहाँ पर क्विज में हम वो देखेंगे जो बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसको अगर साइंस क्विज है तो साइंस में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, हम उस क्राइटेरिया को इम्पोर्टेंट समझेंगे। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम कंपेयर कर किस लिए रहे हैं। तो इसमें इनकम का भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन इनकम के अलावा और बहुत सारे क्राइटेरियाज भी हैं। जैसे हम अपने कॉम्पिटिशन्स के बेसिस के लिए डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि किस कंपटीशन में किस क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कंट्रीज को भी डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में डिवाइड कर रहे हैं तो हम इनकम को जो है सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट मानते हैं। पीछे हमने समझा कि इनकम के अलावा और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम कंट्री की डेवलपमेंट को कंपेयर कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो आपका इनकम का क्राइटेरिया होता है। तो लेट अस सी इनकम के क्राइटेरियाज पे हम किस तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट को डिटरमिन करते हैं। अभी आप ये देखिएगा, यहाँ पे आपको दो तीन कॉन्सेप्ट्स को समझना जो है जरूरी है। राइट, यहाँ पे हम दो तीन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि किस तरीके से कंट्री की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। सो द इनकम ऑफ द कंट्री इज इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग वहाँ के ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं, कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब उनको वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिकली टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। टोटल इनकम ऑफ द रेजिडेंट मतलब जो लोग कमाई कर रहे हैं किसी भी साधन से, चाहे वो सर्विस है, बिजनेस है या और कोई स्किल है उनके पास कमाई करने का साधन, जब हम उन सब लोगों की इनकम को टोटल कर देते हैं तो उसे हम टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? इसमें हम इस टोटल इनकम के बेसिस पे हम कंट्री ए, कंट्री बी या कंट्री जो भी है, हम 1 और 2 कंट्री को हम कंपेयर कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टोटल इनकम का क्राइटेरिया।
However, for comparison between the countries, total income is not such an useful measure. लेकिन आप देखेंगे कि टोटल इनकम का क्राइटेरिया जो है वो बहुत यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं देगा। जब हम टोटल इनकम की बात कर रहे हैं तो हम टोटल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि इंडिविजुअल ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। टोटल मीन्स टोटल ऑफ एवरीथिंग, राइट। अब उसमें अंबानी जैसे दिग्गज भी हो सकते हैं टोटल इनकम में, या फिर हमारे जैसे कॉमनर्स भी हो सकते हैं। तो हम दोनों की इनकम को टोटल करके ये कह देना कि कंट्री ए रिच है, कंट्री बी पुअर है, इट विल नॉट बी अ जस्टिफाइड मेजर। इज इट क्लियर? एक हाईएस्ट अर्निंग इंसान और एक लोएस्ट अर्निंग इंसान को हमने टोटल करके कह दिया कि ये कंट्री इस कंट्री से रिच है या पुअर है। तो ये आपको एक क्लियर कट पिक्चर नहीं दे पा रहा है टोटल इनकम का क्राइटेरिया, राइट। तो अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आया कि टोटल इनकम के क्राइटेरिया में तो प्रॉब्लम है। अब टोटल इनकम तो है जो आपका एक यूजफुल मेजर नहीं साबित होगा, क्योंकि उसमें हमने हर तरह के लोगों की इनकम को सिर्फ कंबाइन करके कंट्री की टोटल इनकम को कैलकुलेट किया है। अब हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया पे, जो कि है आपका एवरेज का क्राइटेरिया। अब एवरेज में आप देखिएगा कि एवरेज का क्राइटेरिया किस तरीके से बेटर करता है आपकी टोटल इनकम के क्राइटेरिया को। एवरेज में हम पॉपुलेशन की इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब पॉपुलेशन को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वहां हमने सबको टोटल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ऑन एन एवरेज पर कैपिटा, ऑन एन एवरेज एक इंसान क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उस कॉन्सेप्ट के बेस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज जो है ये आपके टोटल इनकम के डिफॉल्ट को खत्म करती है, राइट। आप इसको ये देखिए, when we compare the average income, which is total income of the country divided by its total population, the average income is also called per capita income। तो आपने जब average income निकालनी है, total आपकी जो income है divided by the number of people, जितनों की वो इनकम है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आ जाएगी उसमें, जो इनकम जनरेट कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो उसके बेसिस पे हम एवरेज आपकी डिटरमिन करेंगे। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में कोशिश करेंगे समझने की। टोटल इनकम के फैक्टर को भी हम लेंगे और एवरेज इनकम के क्राइटेरिया को भी हम समझेंगे। आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आपके पास एक फैमिली ए है और एक है आपके पास फैमिली बी, राइट। अब आपकी फैमिली ए जो है उसकी टोटल इनकम है 8,000 रुपीज, राइट। 8,000 रुपीज जो है उसकी टोटल इनकम है, और फैमिली बी की जो टोटल इनकम आ रही है इज इक्वल टू 10,000। इज इट क्लियर? हमने ये टोटल इनकम के बेसिस पे कह दिया कि फैमिली बी जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू फैमिली ए, राइट। क्यों? क्योंकि टोटल फैमिली की टोटल इनकम आ रही है 8,000 और फैमिली बी की टोटल इनकम आ रही है 10,000, राइट। ओके, हमें क्लियर आ गया। लेकिन इसका डिफॉल्ट क्या है? इसका डिफॉल्ट है फैमिली ए में 4 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 8,000 और फैमिली बी में 10 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10,000। तो जब हम इसको डीपर स्टडी करेंगे, डेटा को टोटल एनालिसिस पे लेकर आएंगे, तो हमें पता चलेगा कि कंट्रीब्यूशन तो यहाँ चाहे टोटल कुछ और है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो यहाँ की बेटर है ना। यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 8,000। अगर हम इसको अगर हम यहाँ पर 4 हैं, 2 इसमें 6 और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर टोटल 10 पीपल हो गए ना। तो 10 पीपल अगर 2,000 के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो टोटल आ जाएगा 20,000। तो अब बताइए फैमिली ए बेटर है या फैमिली बी बेटर है? इज इट क्लियर? तो जब हम एवरेज हमने कैसे निकाली है, क्योंकि टोटल इनकम का जब हम कॉन्सेप्ट ले रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि 8,000 इसकी टोटल है, 10,000 इसकी टोटल है, हमने कंक्लूड कर दिया बी बेटर है। क्लियर? ये टोटल इनकम का ड्रॉबैक है कि वो पूरी पिक्चर नहीं क्लियर करता, इसलिए हमने यहाँ पर क्राइटेरिया लिया
आपकी एवरेज का। अब एवरेज में हमने क्या किया है, एवरेज निकालने के लिए हमने ये टोटल इनकम जो फैमिली ए की है उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पीपल से, 1 2 3 4 लोग थे यहाँ पे, 4 से डिवाइड कर दिया, आपकी एवरेज आ गई 2000 रुपीज। क्लियर कि हर आदमी जो है वो ऑन एन एवरेज 2000 दे रहा है। यहाँ पर आपकी कितनी एवरेज आएगी, 10,000 टोटल इनकम है, डिवाइड कर दो उसको 10 से, क्योंकि 10 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी टोटल एवरेज आ रही है 1000 रुपीज। तो अब आप पिक्चर कैलकुलेट करके देखिए, 2000 रुपीज फैमिली ए ऑन एन एवरेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 1000 रुपीज फैमिली बी ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अब हमारा आंसर अपने आप क्लियर हो गया ना कि हमारी हिसाब से अब फैमिली ए जो है वो बेटर है। तो ये टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लॉज रहता है, इसलिए हम एवरेज इनकम का फॉर्मूला अपनाते हैं और एवरेज इनकम हमारे को बेटर पिक्चर देता है, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ऑन एन एवरेज हर आदमी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो फैक्टर इसमें आपको समझ में आया कि किस वजह से टोटल इनकम के क्राइटेरिया पे हम रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए हम एवरेज का फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया कि आपका टोटल इनकम का क्राइटेरिया से बेटर आपका क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, टोटल जो भी आपकी इनकम है डिवाइडेड बाय द नंबर। इज इट क्लियर? उसके बाद आप देखिएगा कि क्राइटेरिया, अभी जो हमारी प्रॉब्लम थी जहां से हमारा ये चैप्टर एक्चुअली शुरू हुआ, डेवलपमेंट के किस बेस को लेकर हम कंट्रीज को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज डिमार्केट करते हैं, राइट? आप देखिएगा कि आपकी जो क्लास है उसमें लोग, अगर हम बुक पे यहाँ पर जाएं तो आप ये देखिए कि आपकी जो एक क्लास है, हम क्या क्राइटेरिया हमें लेना चाहिए जब हम डेवलप, ये हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, उसके बाद हम ये वर्ड डेवलपमेंट का समझेंगे। अब आप देखिए कि आपकी क्लास में बच्चे 40 की क्लास है, 35 की क्लास है, हर बच्चे में कोई टैलेंट किसी में ज़्यादा है, कोई टैलेंट किसी में ज़्यादा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, राइट? और एक बच्चा कोई ऐसा भी हो सकता है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल टोटली ज़ीरो है, वो किसी के साथ भी सोशलाइज नहीं करता, या बुक वॉर्म है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन और कोई टैलेंट उसके अंदर है ही नहीं है। तो एक इंसान को जब आप मेजर करते हो तो उसमें आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए हम उन सारे एट्रीब्यूट्स को साथ लेकर नहीं चल सकते। जैसे हमने शुरू के टॉपिक्स में समझा ना कि इनकम के अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट है, अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम कंट्री को मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, तो हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हमें कहीं ना कहीं कम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और इनकम के क्राइटेरिया को हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, एग्जांपल लीजिए कि आप अपने स्कूल में आपका एक कंपटीशन है, आप सपोजिंग क्विज के लिए बच्चे सिलेक्ट करना चाहते हो, तो एक बच्चा है जिसमें डांसिंग बहुत अच्छी है, सिंगिंग बहुत अच्छी है, डिबेट बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन एकेडमिक्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, और साइंस रिलेटेड क्विज है और साइंस में वो बहुत एवरेज बच्चा है, तो क्या आप उसको डांसिंग में अच्छा होने की वजह से, सिंगिंग में अच्छा होने की वजह से, डिबेट में अच्छा होने की वजह से, पब्लिक स्पीकर होने की वजह से, क्या आप उसको साइंस के क्विज के लिए फाइनलाइज करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसीलिए जब हम कंट्रीज को नेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, और जब हम इस क्वेश्चन को जवाब देना चाहते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती है, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को कंसिडर करते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपका इनकम का क्राइटेरिया। इज इट क्लियर? तो ये इनकम के क्राइटेरिया के बेसिस पे आप देखिए, इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हर साल आती रहती है वो, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है। वर्ल्ड बैंक जो है ये रिपोर्ट बनाता है, और वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक फाइनेंशियल ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो
हर कंट्रीज को फाइनेंसेस में मदद करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है, डिजास्टर को मीट करने के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है। कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो जाए, कोई इमरजेंसी हो गई किसी कंट्री में, तो उस नेचुरल डिजास्टर को जो अगर कंट्री के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है तो इस तरीके से भी उनकी मदद करता है। वर्ल्ड बैंक जो है हर तरीके से आपको फाइनेंसेस में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की ही जो क्राइटेरिया है, इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप देखिए, इसमें आपका 2004 के डेटा के अकॉर्डिंगली पहले ये 4,53,000 पहले क्राइटेरिया था, 4,039 समथिंग था शायद, और अब ये चेंज होके आपका कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम 4,53,000 पर एनम एंड अबव, ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा दिया हुआ है इसमें 2004 के डेटा के हिसाब से ये दिया हुआ है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो कंट्रीज आपकी 4,53,000 पर एनम की कैटेगरी से, यूएस डॉलर की कंट्री की कैटेगरी से, यूएस डॉलर के हिसाब से इतनी इनकम जनरेट कर रही है, वो कंट्री आपकी डेवलप्ड कंट्री या फिर रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। इज इट क्लियर? तो आपकी जो 4,53,000 पर एनम और आपका 37,000 पर एनम, ये कैटेगराइज, ये क्राइटेरियाज लिए गए हैं। इसके जितने या इसके अबव आपकी डेवलप्ड कंट्रीज रहेगी, इतनी आपकी जो कंट्रीज है ये आपकी डेवलपिंग कंट्रीज रहेगी, जिनकी पर कैपिटा इनकम 37,000 के बराबर है। वो कंट्रीज आपकी डेवलपिंग कंट्रीज रहेगी, और जिनका क्राइटेरिया इनसे नीचे जाता है उन्हें हम अंडर डेवलपिंग की कैटेगरी में डालते हैं। और इंडिया देखिए, आप इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम countries because its per capita income in 2004 was only 28,000 per annum. Is it clear? Rich countries, developed countries, developing countries and underdeveloped countries. तो आपकी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री की बेस पर आती है। तो इस तरीके से एक क्राइटेरिया जो है वो फिक्स्ड कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने, उसके ऊपर, उसके जितना और उसके ऊपर आपका डेवलप्ड रीजन रहेगा, और एक लोअर लिमिट के नीचे जो है वो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रहेगी। इज इट क्लियर? ये क्राइटेरिया आपका दिया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, और इसमें इनकम क्राइटेरिया को लिया गया है क्योंकि इनकम क्राइटेरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसके बाद आप देखिएगा कि जब हम एवरेज इनकम की बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि टोटल इनकम से बेटर क्राइटेरिया है आपका एवरेज इनकम का क्राइटेरिया। क्लियर? लेकिन एवरेज इनकम में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां आ जाती है, और कुछ एक पैरामीटर्स है जिन पे एवरेज इनकम का क्राइटेरिया भी पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता। आप इस डायग्राम, ये जो पिक्चर आपको यहाँ पर दी हुई है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टोटल इनकम पॉपुलेशन का कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ इनकम को टोटल करके उन्होंने बता दिया है कि कंट्री ए रिच है या कंट्री बी रिच है। एवरेज इनकम जब हम ले रहे हैं तो उसमें पॉपुलेशन की कंसिडरेशन तो है, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात की जा रही है, इंडिविजुअल की ट्रू कंट्रीब्यूशन नहीं देखी जा रही है। इज इट क्लियर? वहां पे ऑन एन एवरेज सबको जैसे एक ही तराजू में तोला जा रहा है, एवरेज निकाल ली गई है। अब आप ये देखिए यहाँ पर, कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर एंड कंट्री विद रिच एंड पुअर। क्लियर? ये 1 2 3 4 4 चेयर्स पे 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 4 रिसोर्सेज को 5 लोगों के बीच में बटा हुआ है। बहुत अच्छी कंट्री है, ना यहाँ पर रिच है ना यहाँ पर पुअर है। अब इस पे आप आ जाइए, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये एक ही इंसान इतनी कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, रिच, और यहाँ पे 2 लोग जो हैं सिर्फ 2 रिसोर्सेज पे 4 लोग इनको बांट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये कंट्री जो है वो बेटर कहलाएगी। इज इट क्लियर? मतलब कि आप टोटल इनकम में अगर
सब पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो बेटर रहेगा रादर देन कि आपकी टोटल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी एक की तो बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फ्लॉज जो है एवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट में भी आता है, लेकिन हम लार्जली कंपैरिजन के लिए इस पैरामीटर को कंसिडर करते हैं। उसके बाद वापस जाएंगे हम उन्हीं बातों पे कि इनकम के अलावा अदर क्राइटेरियाज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये आप कंपैरिजन के थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने पंजाब, केरला और बिहार की पर कैपिटा इनकम दी हुई है 2002 एंड 3 के हिसाब से 26,000, 22,800 एंड 5,700। लाइक क्लियरली आपको पिक्चर पता चल रही है कि जाहिर सी बात है पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद तीनों स्टेट्स में से केरला सेकंड पे है और बिहार काफी पीछे है पर कैपिटा इनकम में, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे इसका कंपैरिजन देखिए। अगर कुछ लोगों की अभी भी ये सोच है कि इनकम ही एकमात्र क्राइटेरिया है, तो ये कंपैरिजन आपको इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बट नॉट द ओनली क्राइटेरिया। अब आप देखिए कुछ पैरामीटर्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो ऑफ क्लास 1 to 5। पंजाब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 49, ये नेगेटिव है, जितना ज्यादा है उतना नेगेटिव है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने लोग, कितने बच्चे जी पा रहे हैं और कितने बच्चे जो है वो इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है। देन केरला में आप देखिएगा ये सिर्फ 11 है। तो जाहिर सी बात है ना कि इनकम चाहे थोड़ी सी कम है लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज जो है केरला में वो मच बेटर है एज कंपेयर टू वो स्टेट जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत बेटर है। और आप बिहार का सिस्टम देख लीजिए, 60 इन्फेंट मोर्टेलिटी, बहुत ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अगर आप लिटरेसी रेशो की बात करेंगे 91, ऑब्वियस सी बात है केरला द हाईएस्ट लिटरेरी स्टेट ऑफ योर कंट्री, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको यहीं पे मिलेंगे। क्लियर। तो इसका भी आप देखिए कंपैरिजन बहुत कम, बहुत ज्यादा गैप है 90 और 70 और 91 में, और वैसे ही 47 और 91 में। अगर आप बात करें नेट अटेंडेंस रेशो, दैट मीन्स फर्स्ट से लेकर 5th तक के कितनी परसेंटेज बच्चों की है जो स्कूल जाती है, तो पंजाब में 81, केरला में 91 और बिहार में 41। क्लियर। तो ये इस कंपैरिजन से हमें ये बहुत क्लियर हो जाता है कि इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बट नॉट द सोल क्राइटेरिया। इज इट क्लियर। उसके बाद आप देखिएगा कि अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज की। तो पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब है कि क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं कि इनकम इज नॉट द सोल क्राइटेरिया, तो और ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है जिनका इम्पोर्टेंट है होना आपकी कंट्री में, जिससे आप अपने आप को डेवलप्ड फील कर सके। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इसमें आप ये सारी फैसिलिटीज इंक्लूड कर सकते हो। पब्लिक फैसिलिटीज मींस वो फैसिलिटीज जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, राइट। आपने पढ़ा है ना, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि कुछ फैसिलिटीज जो है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भी पढ़ा है कि कुछ पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट डोमेन में होना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ फैसिलिटीज जो है अगर प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करेंगी तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी और हर आदमी की रीच में वो एक्सपेंसिव फैसिलिटीज वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज की बात हो रही है। अब जब हम इन फैसिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं तो आपने एक इम्पॉर्टेंट बात को समझना है कि ये फैसिलिटीज सिर्फ इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये फैसिलिटीज एज अ कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखिए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अब आप बहुत आलीशान घर में रहते हो जिसके बाहर आपने अच्छी लॉन डेवलप की हुई है, बहुत ग्रीनरी है, आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप सारा टाइम अपने घर में ही बैठे रहते हो? बाहर भी तो जाते हो ना। तो आपके घर का एनवायरनमेंट तो सिर्फ आपके लिए इंडिविजुअली बेनिफिशियल है, लेकिन अगर बाहर आपकी कंट्री, आपकी कम्युनिटी का एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री नहीं है तो वो आपके लिए कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं रह जाएगी। इसलिए कम्युनिटी एज अ होल बहुत ज़रूरी है कि आपके इंडिविजुअल लेवल्स प्लस पूरी कंट्री की जो पोल्यूशन लेवल है वो कम होना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट है हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज की भी वही बात आ गई कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जाते भी हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप नहीं करेगी सरकार, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। और अगर आपकी डेवलपमेंट की बात है, अगर आपकी कंट्री का एक स्ट्रेटा डेवलप्ड है और एक स्ट्रेटा डेवलप नहीं है, तो आप अपनी कंट्री को ओवरऑल डेवलप नहीं कह सकते। इज इट क्लियर? सेकेंड है आपकी एजुकेशन। अब I can afford to go and study abroad. You can afford to go and study abroad. किसी और rich family के बच्चे they can study in the top ranking school of the country, right? तो क्या हम 4-5 लोगों के पढ़े लिखे होने से हमारी कंट्री लिटरेट कहलाएगी, हमारी कंट्री के लिटरेसी लेवल्स बढ़ पाएंगे? इसलिए एजुकेशन भी एक ऐसी फैसिलिटी है जो ओवरऑल कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होना जरूरी है। हर बच्चे की रीच में स्कूल का होना जरूरी है, हर इंसान की रीच में हॉस्पिटल की फैसिलिटीज का होना जरूरी है, तभी आपकी कंट्री डेवलप कर पाएगी। अब आप कोरोना का एग्जाम्पल ले लीजिए। You were vaccinated, I was vaccinated, one of my friend was vaccinated, another one family was vaccinated from my neighborhood. तो क्या हम 5-6 लोगों के वैक्सीनेटेड हो जाने से कोरोना पे हम कंट्रोल कर पाए? कोरोना तब कंट्रोल हुआ जब एवरी इंडिविजुअल इन दिस एंटायर वर्ल्ड वाज वैक्सीनेटेड प्रोबेबली, और हमारी कंट्री में तो शायद सभी को वैक्सीनेशन लगी। एज अ कम्युनिटी, एज अ होल हमें डेवलप होना है, तभी हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट कहलाती है। देन रिक्रिएशन फैसिलिटी। रिक्रिएशन फैसिलिटी में आता है आपका वो कॉन्सेप्ट कि जब आप एक लेवल ऑफ इनकम जनरेट कर लेते हो, उसके बाद काम आपकी प्रायोरिटी नहीं रहता, वो आपकी फिक्स्ड इनकम अब आ रही है। अब आप क्या चाहते हो? अब आप ये चाहते हो कि आपके पास एक लेजर टाइम होना चाहिए, आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप अपने शहर में ऐसी फैसिलिटीज ढूंढोगे जहां आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सको। तो आपके मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, आपका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पार्क्स हैं, आपकी जिमिंग सेंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में आती है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो आपकी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी आप समझिए इस बात को कि वॉलंटरी बेसिस पे शायद ही कोई नॉर्मल फैमिली में रहने वाला इंसान कहेगा कि मैं अपनी फैमिली को रीलोकेट करना चाहूँगा पाकिस्तान के साथ, जो हमारे बॉर्डर एरिया के कॉन्फ्लिक्ट्स वाले एरियाज है वहाँ पर, या जहाँ चाइना के साथ हमारे बॉर्डर के इश्यूज होते हैं, हम वहाँ जाके रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हम पॉलिटिकल अपराइजिंग सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ पे पॉलिटिकली कोई ना कोई इश्यूज चलते रहते हैं या बॉर्डर इश्यूज चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, बम्बार्डिंग होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है। हम ऐसी जगहों पे नहीं रहना पसंद करेंगे। हम एक सिक्योर कंट्री में और अपनी फैमिली को उस एरिया में रखना चाहेंगे जो सेफ है और सिक्योर है। इज इट क्लियर? सो पब्लिक फैसिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज आपके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनकम के क्राइटेरिया के अलग आपकी ये फैसिलिटीज कंट्री में होना जरूरी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। आइए अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स, जिसमें कि एक और क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है जिससे कि आप अपना हेल्थ पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका BMI। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स। वैसे ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन हाँ इंटरनल असेसमेंट में आपके टीचर्स डाल सकते हैं। तो BMI का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्यों आया? आप इसके रेफरेंस में 2 चीजें पहले समझ लीजिए। BMI इंडेक्स जो है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो हेल्थ पैरामीटर्स आपको देता है जिसके बेसिस पे आप अपना हेल्थ रिलेटेड मतलब एक इंसाइट ले सकते हो कि आप हेल्दी साइड हो या आप अनहेल्दी साइड पे हो। इसकी जो मेजरिंग यूनिट्स की लिमिट होती है दैट इज बिटवीन 15 to 25, नॉट 15 सॉरी 18 to 25। तो 18 से अगर आप नीचे हो
तो आप अंडर नरिश्ड कहलाते हो। 18 से 25 के बीच में BMI इंडेक्स अगर आपका आ रहा है तो आप हेल्दी हो, और अगर 25 से ऊपर आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप ओबेस्टिक हो। क्लियर? सेकेंड चीज जो इस पैरामीटर के लिहाज से आपको समझना जरूरी है कि BMI इंडेक्स हम बच्चों का नहीं निकालते हैं। BMI इंडेक्स जो है उन लोगों का निकाला जाता है जिनकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, जो स्टेगनेंट हो गए हैं अपनी ग्रोथ में। आप देखिए एक एज के बाद जो इंसान है वो बढ़ना बंद हो जाता है ना, जब वो अपने पूरे एज एज नहीं, जो अपनी पूरी ग्रोथ अटेन कर लेता है, अपनी हाइट ग्रो कर लेगा, वेट है वो भी बढ़ता रहता है, फ्लक्चुएट होता है। एज तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन हाइट जो है वो एक पैरामीटर है जो ग्रो करता है एक टाइम तक, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो बच्चों का BMI इंडेक्स इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि एक टाइम पे जो बच्चा बहुत लो हाइट का है, उसकी हाइट अल्टीमेटली तब तक बढ़ेगी जब तक उसकी हाइट बढ़नी चाहिए। जैसे 18 तक कई बार बॉयज की हाइट बढ़ती है, कभी 20 पे भी जा के बढ़ सकती है अगर बच्चा बहुत फिजिकली एक्टिव है, राइट? तो लेकिन एक टाइम पे वही बच्चा आप देखोगे कि बहुत मोटा था, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, एक टाइम पे वही बच्चा जो है बहुत टॉल हो गया है। तो क्योंकि बच्चों की हाइट पैरामीटर्स जो हैं और वेट पैरामीटर्स जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट नहीं करते। बॉडी मास इंडेक्स हम बड़ों का कैलकुलेट करते हैं जो स्टेगनेंसी पर आ चुके हैं अपनी ग्रोथ की रेफरेंस में। क्लियर? बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको देखो क्या चाहिए, टेक द वेट ऑफ अ पर्सन इन केजीज में आपने वेट लेना है, एंड देन टेक द हाइट इन मीटर्स को हाइट में आपने कन्वर्ट करना है, और जो आपका हाइट है उसका स्क्वायर लेना है आपने, वेट का स्क्वायर लेना है आपने, जो हमने केजीज में लिया था। पहले हमने वेट ले लिया केजीज में, हाइट ले ली मीटर में। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पहले हम वेट का स्क्वायर लेंगे और उसके बाद हम उसको हाइट से डिवाइड कर देंगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम चेक करेंगे 18 और 25 के बीच में। 18 से कम है तो अंडर नरिश्ड हो, मतलब आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, आपको अपनी डाइट चेक करनी पड़ेगी। और अगर आप 18 और 25 के बीच में हो तो आप एक हेल्दियर साइड अपनी लाइफ को जो है जी रहे हो, और अगर आप 25 से अबव हो तो जाहिर सी बात है कि आप ओबेस्टिक हो, मतलब आप मोटू हो, कॉमन लैंग्वेज। इज इट क्लियर? और दूसरी चीज आप देखिए कि ये BMI इंडेक्स कैलकुलेट किया क्यों जाता है, हेल्थ को डिपिक्ट करता है, एक कंट्री में कितनी हेल्दियर पॉपुलेशन है और कितनी अनहेल्दियर पॉपुलेशन है, उसको उसका जो है एक डेटा एनालिसिस करता है BMI इंडेक्स। और ये करता कौन है? ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आती है जो कि पब्लिश की जाती है UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि HDI इंडेक्स, ये देखिए HDI रैंक, दैट इज हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शो करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब कि कितनी पॉपुलेशन आपकी हेल्दी है और कितनी पॉपुलेशन आपकी हेल्दी नहीं है। अब देखिए इंडिया का जो HDI इंडेक्स है वो 120 है, और कंपैरिजन हम किन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं? श्रीलंका, जो हमसे साइज में बहुत छोटी कंट्री है, देन म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। शायद हम निजी तौर पर भी इन कंट्रीज के साथ अपने आप को कंपेयर करना नहीं चाहेंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम हमसे काफी ज्यादा है, और जो हमसे पीछे हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका में 74, इंडिया में 64, बाकी का भी आप देख लीजिए, सिर्फ एक एक दो दो का गैप है। लिटरेसी रेट्स 15 इयर्स तक के 91 श्रीलंका, 61 इंडिया, और यहां तक कि म्यांमार का भी हमसे ज्यादा है। बाकी का तो 50 और 41 कंपैरिजन की बात ही नहीं है। एनरोलमेंट रेशो अगर हम 3 लेवल्स की बात करें, 69, 60, 48, 35, 61, 53, यही आप देख लीजिए श्रीलंका एंड इंडिया का ही अगर हम कंपैरिजन करें। और ओवरऑल अगर हमारी रैंकिंग की हम बात करें तो भी 126 एंड श्रीलंका इज ऑन 93,
और जो हमसे पीछे हैं ये 4-5 कंट्रीज जिनका कंपैरिजन हो रहा है वो भी बहुत पीछे नहीं है। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की। इज इट क्लियर? तो ये रिपोर्ट जो यूएनडीपी बनाता है इसके बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज को जो है कंपेयर किया जाता है कि हेल्थ पैरामीटर्स पे वो कंट्रीज कहाँ लाई करती है। अब देखिए बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है हमारी, या फिर आप अगर जेंडर वाइज भी इसको कैटेगराइज करोगे तो आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है हमारी कंट्री का कि एक अच्छी खासी फैमिली में रहने वाली औरतें भी 99% लेडीज आपको जो है वो हेमोग्लोबिन में डेफिसिट मिलेंगी, आयरन की उनके अंदर हमेशा आपको डेफिशिएंसी मिलेगी। और बहुत सारे पैरामीटर्स इसके पीछे जाते हैं, कुछ इमोशनली गवर्नड पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियली गवर्नड पैरामीटर्स होते हैं, कुछ आपकी जो जेंडर सुपीरियॉरिटी या प्रेजुडिस है आपकी सोसाइटी में जेंडर को लेके, उन फैक्टर्स की वजह से भी आपको ये जो फेस है अपनी सोसाइटी का वो आज भी 21st सेंचुरी में भी आपको वो फेस देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के बेसिस पे हम कंट्री की हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एक टॉपिक हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ टर्म चेंज हो गई है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ द कमिंग जनरेशन एंड डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग योर एनवायरनमेंट, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हम सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो वो कितनी देर तक चलने वाली है। आप जिस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आपकी कई जनरेशन्स ऐसे ही चलती रहेगी? ये आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर ग्राउंड वाटर की रेफरेंस में हमने समझा है। ग्राउंड वाटर की रेफरेंस, अब आप देखिए ग्राउंड वाटर क्या होता है। ग्राउंड वाटर जो बारिश आती है, पानी आता है, आप बहुत सारा पानी जो है रन ऑफ हो जाता है जिसको हम यूज नहीं करते, तो वो सारा का सारा पानी जो है अल्टीमेटली वापस ग्राउंड के सरफेस में अंदर चला जाता है और वहाँ एक लेयर होती है जो कि जहाँ पर सारा पानी जाके कलेक्ट हो जाता है, जो कि हमारा वाटर टेबल जिसे हम कहते हैं। तो उस वाटर टेबल से हम इस ग्राउंड वाटर को वापस ले सकते हैं क्योंकि ये वहां पर इकट्ठा हो गया है। अब हम टेक्नोलॉजी की मदद से वापस इस पानी को जमीन पर लेकर आते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। राइट, इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? जैसे हैंड पंप्स होते हैं, उससे आप उसको पंप से पुश करते हो ना तो पानी ऊपर आ जाता है, या फिर बोर्स करवाते हैं, समर्सिबल्स लगवाते हैं। तो ये बोर और समर्सिबल का कॉन्सेप्ट आप देखो आजकल क्या हो रहा है। हरियाणा के बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर लोग डिमांड करते हैं कि हमें थ्रू आउट द डे वाटर सप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम पे पानी आया है और तब हमने अपने टैंक्स में स्टोर कर लिया। वो कहते हैं हमें थ्रू आउट रनिंग वाटर चाहिए। उसके लिए वो लोग समर्सिबल्स करवा के अपने घर में ही जो है बोर लगवा देते हैं और उन्हें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मिल जाता है। ठीक है, डन, पानी ले रहे हैं वाटर लेवल से, ओके। लेकिन आप देखो जो दो समर्सिबल्स या बोर्स के बीच का जो गैप है वो एटलीस्ट 14 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब एक जो बोर लगा है उसके 14 किलोमीटर्स के गैप के बाद दूसरा बोर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा है। तो जब हम इस हिसाब से अपने अंडरग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? और इस डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी क्या है? इज इट क्लियर कि ये डेवलपमेंट कितने समय तक रहेगी? वो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हेन वी आर डेवलपिंग विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अभी हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे जल्दी से। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? डेवलपमेंट को डिफाइन किया। डेवलपमेंट डिफरेंट गोल्स है डिफरेंट लोगों के लिए क्योंकि उनकी सिचुएशन के ऊपर उनके गोल्स डिपेंड करेंगे। उसके बाद हमने जाना कि डेवलपमेंट इनकम के अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है जो इम्पोर्टेंट है डेवलप होने के लिए। उसके बाद हमने इनकम का क्राइटेरिया देखा कि किस तरीके से इनकम जो है वो कैलकुलेट करके हम कंट्रीज को डेवलप्ड या डेवलपिंग की कैटेगरी में डालते हैं। एंड देन उसके बाद वी हैव स्टडीड के
कुछ एक फैसिलिटीज ऐसी हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए और वो आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बढ़ाती है, जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिटी एज अ होल सबके लिए जरूरी है। लास्टली वी डिड बॉडी मास इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने इस चैप्टर में किया है वो है कि हम जो डेवलपमेंट जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस पीपीटी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीपीटी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।